काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प योग क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। यह कैसे समझेंगे कुंडली में कि काल सर्प दोष से युक्त ये कुंडली है। किसी जातक को काल सर्प दोष देखने के लिए यह योग कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। काल सर्प योग एक बहुत ही कष्टकारी योग होता है। यह जिस जातक की कुंडली में हो जाता है उसके जीवन में दुख ही दुख नजर आते हैं। उसे सुख की अनुभूति मानो शून्य सी हो जाती है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि काल सर्प दोष जो होता है, यह योग जो होता है अर्थात काल का अर्थ होता है मृत्यु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काल सर्प दोष योग जो होता है यह बहुत ही खराब योग होता है। यह जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग दिखते हों तो उनके जीवन में समझें कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। उसके जीवन में कोई न कोई समस्या से जूझा हुआ व्यक्ति होता है। कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में जब स्थित हो जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। जब सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं तो अन्य शुभ ग्रह के प्रभाव को वह क्षीण कर देते हैं और यह योग बन जाता है। यह योग होने से जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करा देता है। यह योग जो है जातक के विवाह में देरी पैदा करता है। विवाह आदि होने के बाद भी संतान सुख में कमी होती है, अर्थात संतान यदि हो भी जाता है, ये पहले तो संतान होने की संभावना कम होती है और यदि संतान हो भी जाए तो वह संतान रोगी ही पैदा होता है। इस कारण जातक को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। उनके रोजी रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से मिलती है। एक समस्या खत्म होते ही दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। काल सर्प योग जो है वैसे वाले व्यक्ति घबराहट रखते हैं, उनके पास हमेशा परेशानियां बनी रहती है, लेकिन उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा एवं ग्रह शांति इत्यादि कराने से काल सर्प दोष जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और उन्हें समाधान के उपाय भी बताए गए हैं। काल सर्प दोष को कम करने के लिए हमें बहुत से उपाय भी हैं, परंतु आप ये भी समझें कि यदि काल सर्प दोष से युक्त जो कुंडली है उसमें कहीं अन्य ग्रह जो शुभ ग्रह हैं उनकी स्थिति परिस्थिति भी देखनी होती है। ये जरूरी नहीं कि काल सर्प योग से दूषित कुंडली जो हो जाता है, वैसे प्रभाव वैसे ग्रह गोचर जो हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि वह दोषपूर्ण ही प्रभाव देंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि काल सर्प योग जो होता है निश्चित ही अपना असर दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं कि एकदम ही अपना असर दिखाने से छोड़ देते हैं, वे शुभ फल भी देते हैं। अब रही बात कि हम कैसे कुंडली को देखकर समझें कि इस कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है। अब देखें, काल सर्प दोष जो है 12 तरह के 12 भाग बताए गए हैं। पहला है अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक और शंखचूर्ण, घातक, विषाक्त, शेषनाग। ये 12 काल सर्प योग बताए गए हैं। ये 12 में ये ध्यान देना है, राहु और केतु, नियम कहता है कि राहु और केतु के बीच में यदि सभी ग्रह स्थित हो जाते हैं तो राहु और केतु, मान लीजिए लग्न में राहु है, केतु सप्तम भाव में है, तो इनके एक साइड यदि यहाँ पर देखें तो इतना ही दूरी में यानी 2, 3, 4, 5, 6 स्थानों में ही यदि लग्न सभी ग्रह जो हमारे स्थित हो जाएंगे तो वह काल सर्प दोष से पीड़ित हो जाएगा वह कुंडली। या ऐसे समझें कि यहाँ राहु हैं, यहाँ केतु हैं, तो इस किनारे जितने भी ग्रह हमारे स्थित हो जाते हैं, सभी ग्रह, सातों ग्रह, तो उसमें काल सर्प योग जो है बन जाता है।
अब रही बात कि अनंत काल सर्प योग कब होता है। तो राहु यदि प्रथम भाव में हो और सप्तम भाव में केतु हो, आमने सामने हो, तो उस वह योग जो होता है वह अनंत काल सर्प योग कहलाता है। यदि राहु दूसरे भाव में हो तो केतु 8वें भाव में होंगे। ऐसे स्थिति में कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि तृतीय भाव में राहु हो, केतु 9वें भाव में हो, तो ऐसे में उसे वासुकी काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि चौथे भाव में राहु हो, केतु 10वें भाव में हो, तो उसे शंखपाल काल सर्प दोष कहेंगे। यदि 5वें भाव में राहु हो और केतु जो है एकादश भाव में हो, तो उस योग को हम पद्म काल सर्प योग कहेंगे। यदि छठे भाव में राहु हो, द्वादश भाव में केतु हैं, तो उसे महापद्म काल सर्प योग कहेंगे। उसी प्रकार यदि 7वें भाव में राहु हो और केतु प्रथम भाव में हो, तो उसे हम तक्षक काल सर्प योग कहेंगे। 8वें भाव में राहु हो और दूसरे भाव में केतु हो, तो उसे हम कर्कोटक काल सर्प योग कहेंगे। यदि 9वें भाव में केतु हो, राहु हो और केतु जो हैं तृतीय भाव में हो, तो उसे हम शंखचूर्ण काल सर्प दोष कहेंगे। 10वें भाव में राहु हो और चौथे भाव में केतु हो, तो उसे घातक काल सर्प दोष कहेंगे। 11वें भाव में यदि राहु हो और केतु जो है पंचम भाव में हो, तो उसे हम विषाक्त काल सर्प दोष कहेंगे। 12 भाव में यदि राहु हो और 6वें भाव में केतु हो, तो उसे शेषनाग काल सर्प दोष या योग कहेंगे। ऐसा समझना चाहिए। अब रही बात, क्या सभी काल सर्प दोष योग जो होते हैं, 12 जो काल सर्प दोष योग हैं, क्या ये खराब ही फल देते हैं? ऐसी बात नहीं है। नियम में बताया गया है कि राहु और केतु के मध्य, तो राहु और केतु, मान ले राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, या राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, तो यदि राहु केतु हैं, तो इस किनारे जो भी ग्रह पड़ेंगे वो जो है काल सर्प योग से पीड़ित हो जाएंगे। यदि राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, तो इस किनारे सभी जो भी ग्रह हैं इस बीच में यदि होंगे तो काल सर्प योग जो है वो लग जाता है कुंडली में। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि आंशिक काल सर्प दोष लग गया, काल सर्प योग लग गया। तो आंशिक हमारे समझ से आंशिक योग नहीं लगता है। उन कहने का मतलब है कि बहुत हमारे जानकार भाई बोलते हैं कि यदि सभी ग्रह इधर हैं और एक ग्रह यहाँ पर आ जाए तो वह काल सर्प योग हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। सूत्र कहता है राहु और केतु के मध्य यानी बीच में सभी ग्रह यदि एक जगह स्थापित हो जाते हैं एक किनारे, तो वह काल सर्प योग कहलाता है। तो आप लोग ये आज समझे कि काल सर्प योग होता क्या है और इसको कैसे देखते हैं, पहचानते कैसे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।